तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना फंक्शन मॉडलिंग क्या होती है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, अलग अलग प्रकार की एनालिसिस मॉडलिंग अप्रोच के बारे में जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरल मॉडलिंग अप्रोच। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बिहेवियर मॉडल जो है वो सिस्टम के ओवरऑल बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। उसको डिजाइन करने के या उनको समझाने के दो तरीके हैं मेनली। पहला डेटा प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा स्टेट मशीन मॉडल। डेटा प्रोसेसिंग मॉडल जो है उन्हें हम डीएफडी यानी डेटा फ्लो डायग्राम्स भी कहते हैं, जिनमें कि डेटा कैसे प्रोसेस होता है, वो कैसे सिस्टम में मूव करता है, मेनली ये डिस्क्राइब किया जाता है। स्टेट मशीन मॉडल, जो कि स्टेट डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी कहा जाता है, वो यह दिखाता है कि हमारा सिस्टम जो है वो किसी भी इवेंट, कोई भी एक्शन ट्रिगर जब होते हैं तो उसमें सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वर्क करता है, ये डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब इन मॉडल्स को हम अच्छे से ब्रीफली पढ़ते हैं। पहला स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट डायग्राम जो है एक डायनेमिक मॉडल है जिसमें कि चेंजेस ऑफ स्टेट जब भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक इवेंट से दूसरे इवेंट ट्रिगर्स होते हैं, वो सिस्टम कैसे उनमें रिएक्ट करता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे उनकी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज को स्पेशलाइज्ड एरिया में डिस्क्राइब करते हैं, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का मेन मोटिव है। अब इनके नोटेशंस, पहला आता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जो है वो हम ब्लैक डॉट, कवर्ड किए हुए ब्लैक डॉट से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी डायग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी एक सिस्टम का। जैसे हम सबसे पहले लॉग इन करते हैं तो वो एक उसका इनिशियल स्टेट है। दूसरा है हमारा फाइनल स्टेट, जो कि एरो और ब्लैक डॉट एक वाइट बैकग्राउंड के पीछे उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसी भी सिस्टम के एक एंड पॉइंट का एक ऐसी स्टूडो स्टेट है जहां पर कोई भी वेरिएबल्स या एक्टिविटीज नहीं होती, वहां पर जाके हमारा सिस्टम रुक जाता है। अब आते हैं नॉर्मल स्टेट पे। नॉर्मल स्टेट एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारी कई सारी सिचुएशंस, कई सारी फंक्शनैलिटीज डिफाइन की जाती हैं। फिर आते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर चेंजेस, ये हम एरो से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इवेंट्स या एक्शन जो है एक ट्रांजिशन ऑकर होते हैं, जो कि स्लैश से भी सेपरेट किए जाते हैं। अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर ऑकर होती हैं। सबसे आखिरी में आता है हमारे इवेंट एंड एक्शन। इवेंट एंड एक्शन यानी कोई भी एक ऐसा ट्रिगर जहाँ से एक ट्रांजिशन ऑकर हो, कोई स्टेट चेंज हो, कोई फंक्शनैलिटी ऑकर हो, वो हमारे इवेंट एंड एक्शन है। एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इनिशियल स्टेट है जहाँ आप सबसे पहले अपना कार्ड देते हैं, कार्ड रीड होता है, उसके बाद आपकी पिन मांगी जाती है, आप पिन देते हैं, आप ट्रांजैक्शन चूज करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है नहीं होता है, सबसे आखिरी में आपका कार्ड आपको मिल जाता है, जिससे कि आपकी फाइनल स्टेट हो जाती है और यहाँ पर आके सिस्टम की जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाती है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है किसी भी स्टेट डायग्राम का। सिमिलरली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है और अच्छे से एक एटीएम मशीन की वर्किंग को समझाया गया है थ्रू स्टेट डायग्राम। अब आता है सीक्वेंस डायग्राम्स। सीक्वेंस डायग्राम जो है एक रिप्रेजेंट करता है एक फ्लो ऑफ मैसेजेस को। इसको हम इवेंट डायग्राम भी कहते हैं। यहाँ पर सेवरल डायनेमिक सिनेरियोस, एक कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू लाइफलाइंस, टाइमली ऑर्डर्ड, कैसे एक से एक के बाद एक कैसे सीक्वेंसेस होते हैं, कैसे फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट की जाती है, एक मैसेज फ्लो प्रॉपरली किया जाता है थ्रू वर्टिकल डॉटेड लाइन, हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इटरेशन बेस्ड ब्रांचिंग होती है। मेनली इनके पर्पसेस हैं हाई लेवल इंटरेक्शन रखना, एक मॉडल इंटरेक्शन अमंग ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना, एक जेनरिक इंटरेक्शन बिटवीन सर्टेन इंस्टेंस ऑफ इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करना। नोटेशंस की बात की जाए, सबसे पहले आते हैं एक्टर्स। एक्टर्स यानी एक ऑब्जेक्ट, एक एंटिटी जो कि सिस्टम के साथ वर्क करती है, सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर, जैसे हम भी हैं, जो उनमें एक कार्ड यानी मैं इंजेक्ट कर रहा हूं, आप कोई भी एटीएम मशीन यूज कर रहा है तो वो वहां पर एक्टर का रोल निभाता है। उसके बाद आते हैं हमारी लाइफ लाइन्स। लाइफ लाइन जो है एक नेम्ड एलिमेंट है जो कि एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अलग अलग इंस्टेंस के लिए अलग अलग लाइफ लाइन्स को स्टोर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लास नेम इंस्टेंस रखा जा सकता है किसी भी एक्टर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का।
सेवरल नोटेशंस और की बात की जाए तो हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि एक एंटिटी है, एक एक्टर की तरह जो रोल वहां पर निभाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। एट्रीब्यूट्स यानी जो ऑब्जेक्ट की एक डिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा बिहेवियर जो कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्या कर सकता है, वो डिफाइन होता है। क्लास, क्लास यानी एक सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप टुगेदर करते हैं, एक तरीके से ग्रुपिंग होती है, उसमें हम क्लास कह सकते हैं। मेथड्स, किसी भी क्लास का क्या बिहेवियर है, वो क्या परफॉर्म करवाते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, वो उनकी मेथड्स है। मैसेज, किसी भी एक फंक्शन, किसी भी प्रोसीजरल कॉल होने के बाद एक जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है, एक मैसेज डिलीवर होता है, वो उस फंक्शन या ऑब्जेक्ट क्लास का वो मैसेज है। ये बात हुई हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की। ये बात हुई हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एनालिसिस की। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें कि एक क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालिसिस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बीच का डिफरेंस। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में एक टॉप टू डाउन फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के अप्रोच को हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में एक बॉटम टू अप्रोच दिखता है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में प्रोग्राम जो है अलग अलग सब मॉड्यूल्स, अलग अलग फंक्शनलिटीज में डिवाइडेड होते हैं। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में प्रोग्राम जो है एक अलग अलग क्लासेस और ऑब्जेक्ट बेस्ड फंक्शनलिटीज में डिफाइन किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में फंक्शन कॉल्स, सॉफ्टवेयर रीयूज पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर्ड डिजाइन प्रोग्रामिंग की जाती है, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड डिजाइन होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैसेज पासिंग का इस्तेमाल होता है, वहीं रीयूजेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर एक क्लास ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शनैलिटी सिनेरियोज में यूज किए जाते हैं। मेनली ये इन हाउस डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में एक क्लियर ट्रांजिशन, एक रियल टाइम सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम या फिर एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक क्लियर ट्रांजिशन नहीं दिखता। मेनली ये बिजनेस एप्लीकेशन, जिन एप्लीकेशन में समय से अलग अलग कस्टमाइजेशन, अलग अलग बार एक्सटेंडेड की प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां पर हम इन्हें यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में मेनली डीएफडी, ईआर डायग्राम और आसानी से इस्तेमाल किए जाने आइडेंटिफाई फेजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेनली क्लास डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, इसके साथ ही एक डिफिकल्ट या अनसर्टेन ट्रांजिशन फेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात हुई हमारे डिफरेंसेस की। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को और अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले आते हैं यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो है एक यूएमएल का केस मॉडलिंग है। यूज केस मॉडल जो है एक पर्टिकुलर सर्विस, एक टास्क, एक फंक्शन जो सिस्टम परफॉर्म कराता है अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग यूजर व्यूज के हिसाब से, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1986 में इवैट जैकब्सन ने सबसे पहली बार एक टेक्सुअल विजुअल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया था। 1992 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो उन्होंने को ऑथर्ड बुक लिखी थी, उनमें इसकी और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया। यूज केस डायग्राम के पर्पस की बात की जाए तो सबसे पहले एक कंटेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, एक कैप्चर करने के लिए एक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम को, एक सिस्टम आर्किटेक्चर को वैलिडेट करने के लिए, एक जनरेटेड टेस्ट केसेस अलग अलग एनालिस्ट टुगेदर को, डोमेन एक्सपर्ट को समझाने के लिए किए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन मॉडल है। यूज केस डायग्राम की एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोन कंपनी है जो एक प्रॉपर एक सिस्टम बाउंड्री से रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पर मेनली दो फंक्शनैलिटी, हैंडल मैसेज और हैंडल कॉल को दिखाया गया है, जो कि एक एक्टर है सेलुलर फोन, वो उसे हैंडल करता है। एक और एक्टर है कस्टमर, जो इन चीज़ों को संभालता है, उन चीज़ों को यूज करता है, उस हिसाब से उसे मैनेज बिल करना होता है, उस हिसाब से उसे बिल मिलता है। ये एक यूजर फंक्शनैलिटी है एक नॉर्मल हैंडल मैसेज, हैंडल कॉल के लिए। यहाँ पर हम नोटेशन, डिस्क्रिप्शन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है वो हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात आती है अलग अलग नोटेशंस की। एक्टर, जैसा कि हमने पहले जाना कि एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि यूज केसेस सिस्टम फंक्शनलिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, इन्हें हम नाउन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अलग अलग यूनिक पर्सनैलिटीज, उनकी फंक्शनैलिटी और उनके रोल्स होते हैं। अब आते हैं हमारे क्लास डायग्राम।
क्लास डायग्राम भी एक यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज यानी यूएमएल का एक टाइप है, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर सिस्टम का एक क्लासेस, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके ऑपरेशंस को समझाने में, उनके रिलेशनशिप्स अमंग ऑब्जेक्ट्स को समझाने में हमें मदद करता है। यहाँ पर हम अलग अलग सिस्टम के उनकी क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन एक प्रॉपर उनके स्ट्रक्चर का मैपिंग करते हैं। बेनिफिट्स, यहाँ पर हमें डेटा मॉडल्स, उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चाहे वो कितने ही सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो, उन्हें इलस्ट्रेट करने में मदद मिलती है। एक जनरल ओवरव्यू मिलता है किसी भी स्कीमेटिक एप्लीकेशन का। सिस्टम की क्या स्पेसिफिक नीड है उनका अच्छे से विजुअली एक्सप्रेशन होता है। डिटेल चार्ट्स, हाईली स्पेसिफिक कोड जो कि प्रोग्राम किया जाना चाहिए या डिस्क्राइब स्ट्रक्चर उनका इंप्लीमेंट होता है। एक इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स या लेटर पास्ड होने वाले कंपोनेंट्स की एक फंक्शनैलिटी को हम प्रोवाइड कराते हैं। पर्पस, हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है। एक बेसिक नोटेशन, एक स्ट्रक्चर्ड फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट होती है। डेवलपर्स और अदर टीम मेंबर्स को समझने में मदद मिलती है। बिजनेस एनालिस्ट भी इस मॉडल का यूज करके अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। अब क्लास क्या होती है? क्लास होती है जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट्स जो कि सिमिलर रोल से रिप्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, एक प्रॉपरली एक टाइप की कम्युनिटी बना के रखते हैं। इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को क्या आता है, क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं एक बिहेवियरल फीचर यानी कि उनके ऑपरेशन कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या मेथड्स हैं, वो रिप्रेजेंट होती है। क्लासेस के नोटेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है क्लास नेम, कि उस क्लास का नाम क्या है, वो उस क्लास की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि स्टूडेंट क्लास, तो वो बताता है कि हाँ इसमें जो भी स्टूडेंट्स के ऑपरेशन है, रिलेशंस है, वो इसके अंदर रिप्रेजेंट किए गए। क्लासेस के एट्रीब्यूट्स यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका एक नाम है, उनके रोल नंबर, उनके सब्जेक्ट्स, ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं। वहीं क्लास के ऑपरेशन की उनके क्या मेथड्स हैं, जैसे कि वो स्टडी करते हैं, वो लैब जाते हैं, उन्हें कोई टीचर पढ़ाती है, वो क्या खेल खेलते हैं, ये उनके ऑपरेशंस हैं। ये एक अलग से, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ बॉक्स में रिप्रेजेंट होते हैं, जहाँ सबसे ऊपर उनका नाम, उसके बाद उनके वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, उनके बाद उनके ऑपरेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, वन टू वन, वन टू मैनी, अलग अलग तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी क्लासेस के बीच होने वाली एक रिलेशनशिप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कंपोजिशन, कंपोजिशन हम एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर कोई भी एक स्पेशल टाइप की एग्रीगेशन रिप्रेजेंट होती है, जो कि एक क्लास दूसरी क्लास पे प्रॉपरली एक तरीके का एसोसिएशन होता है, एक डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट होती है। डिपेंडेंसी यहाँ पर किसी भी एक कॉजेज ऑफ चेंजेस होते हैं, एक क्लास से दूसरे चेंजेस में कैसे सेपरेट होते हैं, कैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में फंक्शनलिटी ट्रांसफर्ड की जाती है, यहाँ डिपेंडेंसी को हम रिप्रेजेंटेशन होते हैं एक एरो बेस्ड डायग्राम से। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक एडमिन क्लास है जिसके एक अलग वेरिएबल, अलग मेथड्स हैं। कार्ट है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, प्रोडक्ट्स की एक अलग क्लास है, गेस्ट के अलग क्लास है, कस्टमर के अलग क्लास है, सबकी अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज, उनके मेथड्स प्रॉपरली डिफाइन किए गए हैं। उनके बीच के रिलेशनशिप्स की कैसे एडमिन जो है वो मैनेज करता है, वो बाय करता है प्रोडक्ट को, पेमेंट्स होती हैं, एक प्रॉपरली डिफाइन की जाती है किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, जिनमें किसी भी प्रोजेक्ट के एक प्रॉपरली ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स, ओवरऑल एक एनालिसिस किया जाता है, एक फॉर्मल रिपोर्ट रिप्रेजेंट की जाती है किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।